तो देखो अभी डिस्कशन हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो वेक्टर क्या है? द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड थर्ड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो करंट जो है वो वेक्टर नहीं है थर्ड रीजन से। अब देखो क्या है, अगर मान लो एक करंट इधर से गया, ये मान लो इधर से आई गया, ठीक, और इधर से भी आई चला, और मान लो इधर निकल के बाहर जाता है, इधर 2i ही होगा ना, एंगल पे तो डिपेंड करेगा नहीं, चाहे इस एंगल पे हो या फिर यस सर। तुम ऐसे करके भी जाओ, वेक्टर होता है तो एंगल से डिपेंड कर जाता है ना। ये आई है, इधर आई है, और अगर इस साइड भी जाता है तो भी ये तो 2i ही होगा। क्लियर? जो कि हमारे वेक्टर में ये नहीं होता, वेक्टर तो एंगल पे डिपेंड करता है। यस सर। तो दैट्स व्हाई current is not a। तो कुछ पार्ट तुम लोगों को पता होता है वेक्टर में। तो फंडामेंटल डायरेक्शंस जो है वो तुम लोग जानते हो ना, फंडामेंटल डायरेक्शंस क्या होता है। तो देखें, फंडामेंटल डायरेक्शंस की बात अगर करें, में जाओ और तो तुम लोगों को पता है जो फंडामेंटल डायरेक्शंस कैसे। दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन होता है, और ये जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से नॉर्मली हम लोग डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, तो आई होता है या आई कैप होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप होता है। ठीक है। और जेड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के कैप। के कैप होता है। हम ये फंडामेंटल चीजें बता दे रहे हैं, तुम लोगों को पता तो है ही ये, बट बताना मेरा काम है तो मैं इसको बता देता हूँ, आई जे के होता है। अब अगर कोई बोलता है ए पर्सन, ए पर्सन moves from origin by 5 meters in x direction, in x direction. Find displacement. Find displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग बोलेंगे देखो इसका एस जो डायरेक्शन है ये एस होगा 5 × I कैप होगा। क्या किया हमने? 5 मैग्नीट्यूड था, 5 वाज मैग्नीट्यूड है ना, यस सर। एंड मल्टीप्लाई दिस
multiply by unit vector along that डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो तुमको क्या है पता लग जाएगा वो वेक्टर क्या है। इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन हो, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम origin to origin in y direction 20 meters. Find displacement. Find displacement. तो क्या बोलोगे? 2j cap. S Sorry, 20j cap. 20 j cap हो जाएगा। ठीक। तो यूनिट वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। यूनिट वेक्टर तुम्हें क्या बताता है? बताता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर किसी का? हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर? सो यूनिट वेक्टर अगर मान लो ए कैप यूनिट वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ए। इसका ए का यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है बता सकते हो? व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर? It's because its value is 1. Because its magnitude is 1. Yeah. Its magnitude equal to 1. तो अगर कभी भी मॉडुलस ऑफ ए कैप कहना हो तो ये 1 होगा। मॉडुलस ऑफ ए कैप क्या होगा? 1 होगा। तो कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, सपोज ये ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो फर्स्ट decide whether a vector is a unit vector or not. Decide whether a vector is a unit vector or not. तो जरा बताओ तो चेक करो ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। मैग्नीट्यूड निकालना आता है? Yes sir. क्या होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? कैसे निकालेंगे बोलिए? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही तरीका है ना? Yes sir. नहीं पता है तो बोलो, निकाल के बताएंगे। No sir, पता है, मैं सॉल्व कर रही। तो 9 प्लस 16 इट इज रूट अंडर 25। सो आंसर इज 5। तो क्या ये यूनिट 1 है क्या? सो क्लियरली आप कह सकते हो, क्लियरली मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट 1। सो A is not a unit vector. Is not a unit vector. अब सबसे पहले हम लोग देखो, ये एक वेक्टर है। मान लो हमारा वेक्टर ये है, ठीक है? इस तरह से हमने एक वेक्टर बनाया, यही अपना वेक्टर है और ये वेक्टर ए वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर है तो इसका मतलब है ये मान लो इसका एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है? ये पॉइंट क्या होता है? हेड कौन है? हेड ये पॉइंट हो गया ना। हेड किसको कहते हैं? एरो को। एरो को।
तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा हेड और ये पॉइंट हो गया टेल। तो हेड और टेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ दिस लाइन, लेंथ कह सकते हो, लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यही इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, जो इसका लेंथ हो। तो अब तो लेंथ तो ये हो गया, लेकिन डायरेक्शन की बात अगर करोगे तो देखो इसके पैरेलल जो भी होगा, इस लाइन के पैरेलल, देखो अब इस लाइन के पैरेलल अगर हम लोग बोले ये, अगर ये इसके पैरेलल है, पैरेलल दिख रहा है ना, इसको हम लोग ओ ए कर ले, इसको ओ मान ले और इसको मान लो ए मान लो, ओ ए। तो तुम्हारा ओ ए वेक्टर जो है ये वेक्टर, और ओ ए का लेंथ कितना है, ओ ए लेंथ हमने बोल दिया है, ये कितना बोला हुआ है, 5 यूनिट्स है। तो अब देखो ये हमने कह दिया कि देखो अब जो ये ओ है और ये बी है, ओ बी, इसको मान लो हमने बी वेक्टर कह दिया, ठीक। अब अगर ओ ए पैरेलल हो जाए ओ बी के, ओ ए पैरेलल हो जाए ओ बी के, तो हम कहेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम है। देन if OA is parallel to OB, then we can say A vector and B vector are parallel. इसको हम लोग पैरेलल, अब पैरेलल अगर कह देंगे और ये पैरेलल कहेंगे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव बोथ सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा अगर टेल दोनों का, हेड दोनों का सेम साइड ओरिएंटेड है। इफ head is oriented in same side, समझाई, जैसे इसमें सेम साइड है तो हम लोग उसको पैरेलल कह सकते हैं। और दो वेक्टर पैरेलल है तो दो पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर भी कहते हैं। इफ Yes, sir. two vectors are parallel, then they are called पर collinear। कोलिनियर मतलब वो जो सेम पॉइंट से ये आता है ना, तो फिर वो बिल्कुल सही है, बट एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नोट कीजिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, ये पढ़ा है ना, बोलो। हाँ सर, पर अगर अब हम देखो लेट्स से सुनो, अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात तो तुम समझ गए। तो अगर हाँ एक वेक्टर मान लो यहाँ है, हाँ ठीक, और दूसरा मैं कह रहा हूं नहीं, दूसरा वेक्टर आपका यहाँ है, हाँ तो बोलोगे सर एक लाइन पे तो है ही नहीं। यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से समझ चुका हूँ, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा कि सर हाँ दोनों एक लाइन में तो है ही नहीं। सो हाउ यू हाँ कैन से बोथ आर कोलिनियर, पैरेलल तो मान लिया आपकी बात, लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने क्या कहा, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो यहाँ एक वेक्टर था ना, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर था
एक हाँ, इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, या तो इस वेक्टर को कॉपी कर लें, Ctrl C कर दें, और फिर ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो वेक्टर था इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और दोनों सेम ही वेक्टर है। यहाँ शिफ्ट करके इस पे ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो हो गया ना, दोनों तो सेम ही हाँ, वेक्टर होगा। मतलब ये अगर दोनों दो पैरेलल वेक्टर है और उसका लेंथ बराबर है तो दोनों सेम वेक्टर हो जाते हैं। इसको अगर उस पर शिफ्ट कर दें और शिफ्ट करके फाइनली कहाँ आ जाए, ये इस तरीके से पहुंच जाए। मीन्स देखो, ये O है, ये तुम्हारा A था, ये O था, ये B था, तो ये भी OB ही रहेगा, यहाँ भी ये OB ही रहेगा, सब सेम ही है। OB ओके। का क्योंकि लेंथ सेम है और पैरेलल है, कोलिनियर हो गए। तो हाँ सर। आप कह सकते हो इन केस ऑफ यस वेक्टर, सर। इन केस ऑफ वेक्टर कोलिनियर वर्ड and parallel word and parallel word are same। दोनों में से कोई भी वर्ड एक तो सेम है। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, तो मान लो एक वेक्टर पैरेलल है, तो अगर इस इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, then one vector can be written as scalar multiple of other, scalar multiple of other। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो एक ए वेक्टर हमने लिखा और ए वेक्टर हमने बोल दिया क्या, देखो ये ए वेक्टर है तुम्हारा, कितना लिखा हुआ है 3+4 है। ए वेक्टर क्या है हमारा 3i+4j लिख दिया, 3i कैप +4j कैप। और बी वेक्टर हमने क्या लिख दिया, देखो बी वेक्टर हमने लिख दिया है 6i कैप +8j कैप लिख दिया। दोनों ही पैरेलल ही, क्लियर है ना, दोनों पैरेलल होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। देखो tan थीटा निकालो, इसके लिए 4/3 और इसका tan थीटा निकालो 8/6, तो 4/3, तो दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। देखिए मैथ का बहुत डिफरेंट चलता है, मैथ जो है फिजिक्स के वेक्टर से बहुत डिफरेंट चलता है यहाँ पर। सो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर कट देख भी पा रहे हो कि बी वेक्टर किसके बराबर है, 2 टाइम्स ए वेक्टर। यही जो 2 है, ये जो आप और 2 देख रहे ट्वाइस हो, ऑफ ए इसी को वेक्टर। स्केलर नंबर कहते हैं, यही स्केलर नंबर है। आप देखो स्केलर मल्टीपुल मैंने बोला था ना, यहाँ देखिए स्केलर मल्टीपुल आ गया, स्केलर मल्टीपुल ऑफ अदर। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होगा यस तो सर। आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपुल में लिख सकते हो। अब कोई तुमसे पूछता है
कि बताओ एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है, ए है, जो कि 5c के बराबर है, और दूसरा वेक्टर बी है जो कि 2c के बराबर है। तो अब बताइए, इज ए एंड बी आर कोलिनियर और नॉट? ये तुम्हें क्वेश्चन आ, सर दे अगर विल बी ऐसा दिया, कोलिनियर बट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ करेक्ट है, कोलिनियर। आप कैसे बताओगे, हाउ इट इज कोलिनियर कैसे बोलोगे? हम क्या करते हैं ना, यहां से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं बी के टर्म में, ए के टर्म में। मान लो यहीं से सी निकाला, सी क्या आ जाएगा, सी वेक्टर 1/5 ए वेक्टर आ जाएगा, और जहां बी हमें दिया हुआ है तो पुट इन बी, पुट इन बी सेकेंड में, तो उसमें बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सी की वैल्यू है 1/5 ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया 2/5 ए वेक्टर। निकल गया, स्केलर मल्टीपल हो गया कि नहीं? अब आप कह पाओगे कि हाँ पैरेलल है। क्यों? कि बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, सो ए एंड बी आर, ए एंड बी आर क्या, स्केलर मल्टीपल्स ऑफ सी। स्केलर मल्टीपल ऑफ बी ना, यहाँ पर इससे हमको पता चला, सी तो हाँ पहले से था ही, हाँ, तो ए एंड बी पहले आर से था ही। पैरेलल। हाँ, सी एंड बी भी पैरेलल है। तो एक्चुअली हियर ए बी एंड सी ऑल आर पैरेलल कहो या फिर कोलिनियर कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट if two vectors are not parallel, अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं है, सपोज करो लिखा हुआ है, सपोज ए क्वेश्चन इज गिवन ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर या नॉन पैरेलल वेक्टर, नॉन पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नॉन पैरेलल कितना आसान आ सकता है, नॉन पैरेलल वेक्टर such that given a condition xa plus 5b equal to 2a plus yb, ऐसा पूछ दिया, और तुम्हें बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी, सॉरी फाइंड एक्स एंड वाई निकालना, फाइंड एक्स एंड वाई। हम लोग लिख लेते हैं एक्स एंड वाई आर स्केलर नंबर, वो कोई स्केलर नंबर है। ये क्वेश्चन है, क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो ए वाले वेक्टर को एक साथ ले आए, x - 2 ए वेक्टर हो जाएगा,
और बी वाले को उधर ले जाए, सो y माइनस 5 बी वेक्टर, ठीक है? क्लियर? यस सर। इससे आप क्या देख पा रहे हो? इससे देख पा रहे हो कि ये स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और हो तो सकता नहीं है, हम्म। इसलिए कि क्या कह दिया, इट इज नॉन पैरेलल। हम्म। तो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वी नेगेटिव। कैनॉट राइट लाइक दिस, वी कैंट राइट लाइक दिस। कब नहीं ऐसा लिख पाएंगे? ऐसा तब व्हेन नहीं दे लिख आर पाएंगे नॉन जब पैरेलल। x माइनस 2 जीरो हो और y माइनस 5 जीरो, दोनों ही जीरो। तो आपका आंसर क्या होगा? तभी हो पाएगा ये नॉन पैरेलल, अदरवाइज ये तो पैरेलल हो जाएगा। पर सर जीरो भी एक नंबर ही है ना? तो जीरो को छोड़ देते हैं ना। हाँ देखो क्या होगा, अगर जीरो हो गया तो डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइंड है ना जी, हाँ हाँ समझ में आया? हाँ अगर डिवाइडेड बाय जीरो कर दोगे तो नॉट डिफाइंड, इसलिए ऐसा बन जाता है। हाँ। पर y सर इक्वल, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लेट से 4 है, और एक बी हाँ वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो हाँ मतलब वो बी एग्जिस्ट ही नहीं करता ना? हाँ, पर वो वेक्टर उसमें, उसके लिए तो हम लोग यूज नहीं करते ये ना। तो फिर जो वो जीरो वेक्टर, कोलिनियर नहीं है ना दोनों? हाँ तो अगर, फिर ए और बी कोलिनियर नहीं है ना? मतलब एक बी कौन सा भी वेक्टर है, मतलब वो उसका कुछ मैग्नीट्यूड मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। पर हाँ अगर ऐसा पूछा तो फिर वो कोलिनियर है क्या दोनों, ए और बी? ओके, तुम कह रहे हो एक ए वेक्टर, एक, हम्म। और दूसरा जीरो वेक्टर, यही कह रहे हो ना? हाँ अगर ए और जीरो वेक्टर है तो तुम यहाँ पर तो जीरो वेक्टर को प्लस मान लो 3, यहाँ पर कुछ 3 लिख दिया, और यहाँ जीरो ए वेक्टर लिख दिया ये सब, तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक, हाँ। ऐसा बन सकता है, तो ये कोलिनियर, ओके समझे? ये ओके। जस्ट फॉर थियोरटिकल पर्पस, नॉट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। थियोरटिकल पर्पस के लिए आप कहोगे क्या, जीरो वेक्टर अगर कभी भी आता है इज कोलिनियर विथ एनी अदर नॉन जीरो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? समझ यस में सर। आया? क्योंकि जीरो यस वेक्टर का सर। डायरेक्शन तो कुछ होता नहीं है ना। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो है ना, जो वेक्टर तुम यूज कर रहे हो उसी का डायरेक्शन ले लेता है, समझे? यस। एडिशन मान लीजिए तुम करो कभी, कभी मान लिया जाए करते हो तुम, सपोज 5i, ठीक है, और प्लस जीरो कर लिया, जीरो आई कैप कर लिया, जीरो कुछ नहीं लिखा, 5i कैप प्लस जीरो, क्या बोलोगे? 5i कैप ही तो बोलोगे। और तुमको अगर 5j कैप बोलता है और प्लस जीरो, तब क्या बोलोगे? 5j कैप ही तो बोलोगे। समझ में आया? तो यस सर। इसलिए ये जीरो वेक्टर जो है, यहाँ जीरो वेक्टर कर लिए है, तो जीरो वेक्टर ऑलवेज जो है जिस वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है उसका डायरेक्शन वो ले लेता है। ओके, और यू कैन से इसका डायरेक्शन कोई डिफाइन नहीं होता है, डायरेक्शन इज नॉट वेल, अनडिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड, एक ही बात है। हाँ, अब जो जिसके साथ जाएगा उसके साथ ही चला, एक्स डायरेक्शन में गया तो एक्स डायरेक्शन के साथ चला जाएगा, वाई डायरेक्शन में, तभी तो ऐड कर पा रहे हो। दो वेक्टर को कब ऐड कर पाते हो डायरेक्टली? जब दोनों का डायरेक्शन एक हो। हाँ सर। अब तुम 5i प्लस जे को, 5i प्लस 2j को कभी देखे हो कि 7 हम लोग लिखते हैं आई कैप? नो सर। नहीं लिखते हैं ना, 7i कैप तो नहीं लिखते हम लोग। कब लिख पाते हैं? जब 5i कैप प्लस
2i कैप है तभी हम लोग 7i कैप लिख पाते हैं। यस सर। और ये बात तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अब देखो एग्जाम्पल्स हम लोग करते भी थे, कैसे करते थे। तुम्हें अगर क्वेश्चन दिया होता तो एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू तुम्हें 2i कैप प्लस 3j कैप अगर लिखा होता तो क्या आंसर करते थे एक्स वाई का, बताओ मुझे। एक्स क्या बोलते थे, डायरेक्ट बोलते थे ना, एक्स इक्वल टू 2 और वाई यस इक्वल सर। टू 3 3। बोलते थे। लेकिन यस। अब मैथमेटिक्स में आ गए तो मैथमेटिक्स ऐसा कहता है कि चूंकि आई जे कोलिनियर नहीं है तो इसलिए x माइनस 2i हो गया कैप, और इधर 3 माइनस वाई जे कैप हो गया। इस दोनों को तुम लिख ही नहीं पाओगे ऐसे, और नहीं लिख पाओगे तो x माइनस 2 जीरो होगा। पर और मतलब सर मुझे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं समझा। फिजिक्स में हमें सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। तो यहाँ भी तो एक्स वाई ही निकाला है ना, तो x की वैल्यू 2 आ गई पर और y की वैल्यू 3 आ गई। पहले भी तो यही निकाल, हाँ हाँ ओके, तो सेम ही ऐसे निकाल, लिखना है फिर। सेम ही निकाल देते ना, बस मेथड बदल गया। हाँ हाँ। यहाँ पर क्या था कि आई जे था तभी तुम कर पा रहे थे, लेकिन अब मैथमेटिक्स में क्या है ना, अब ऐसा अगर मान लो एक ए वेक्टर यहाँ ठीक, और बी हम्म। वेक्टर मान लो ऐसा दिया, ये डायरेक्शन बना दिया B वेक्टर, हम्म। और ये थीटा कर ठीक, हम्म। और कह रहा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है एक्स एक वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस y b वेक्टर एंड प्लस 1 या प्लस a, ऐसा अगर दिया, ये दिया हुआ है, तब भी आप आंसर कर सकते हो ना। क्या करोगे, ए वाले को एक साथ करो, यानी x प्लस 1 ए वेक्टर प्लस y माइनस 3 बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तब अब मैथ में क्या कहेगा, क्योंकि ए बी कोलिनियर नहीं है तो इसलिए ये भी 0 होगा और ये भी 0। जबकि फिजिक्स में तुम सिर्फ आई जे में करते थे, यहाँ हर जगह करोगे। x प्लस 1 0 हो गया और y माइनस 3, यानी जनरल रिजल्ट को मैथ ने दे दिया। क्लियर? यस सर। इट इज जनरल रिजल्ट व्हेनेवर ए बी आर नॉन पैरेलल, हमेशा ये कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि ए बी ऐसा है और तुम्हें दे दे एक्स ए, आई जे नहीं है, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 2a प्लस 5b, तो तुम देखते के साथ क्या कहोगे, सर x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 5। Why? Because it is given that a and b are non-parallel। अब कोई दिक्कत रह गई, समझ नो में आ सर। गया अच्छे से? सर मुझे वो नॉन पैरेलल वाली कंडीशन आपने क्यों ऐड की लास्ट तभी में। ये होगा ना, अगर नॉन पैरेलल नहीं होगा तो नहीं होगा ना, ये लगेगा रूल। अ, नहीं समझा। अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये रूल नहीं लगेगा। हाँ हाँ ओके। समझे ओके। बात को? देखो ना, यहाँ मैंने हाँ। डायरेक्शन इसलिए तो फिगर बना दिया। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस में आपको लिखा रहेगा हमेशा दैट ए एंड बी आर नॉन पैरेलल, या तो नॉन पैरेलल लिखा रहेगा
या फिर क्या लिखा रहेगा, नॉन कोलिनियर लिखा रहेगा, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। तो फिर सर अगर पैरेलल होता तो वो कैसे देते क्वेश्चन? मतलब पैरेलल मुझे होता तो समझा कर ही नहीं नहीं पाते ना, डिफरेंस। कैसे कर पाते, निकल वैल्यू नहीं निकलता। क्योंकि पैरेलल होगा तो सर मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकता है ना। हाँ, इसलिए तो पैरेलल में ये ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। ओके ओके, हाँ हाँ, हाँ, ओके। तो पैरेलल में सिर्फ जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी एप्लीकेबल है क्या, या नहीं होगा नहीं बिल्कुल? देखो देखो ना, जब पैरेलल है मान लो, तो एक वेक्टर और दो वेक्टर पैरेलल, मान लो हाँ एक हाँ। ए वेक्टर है और वो तुम्हारा 2i+j, हम्म और बी वेक्टर है तुम्हारा सपोज -4i-2j। तो इस जगह हम्म। पर तुम 2a+b को 0 लिख पा रहे हो ना? नहीं लिख पा रहे, बोलो। हाँ हाँ। लिख पा रहे हो ना? तो यहाँ 2 और 1 तो 0 नहीं हो पा रहा, हम्म। इसकी पर वैल्यू मैं बोल कुछ रही हूँ मिल ही सर, नहीं अगर है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो, दोनों के मैग्नीट्यूड अगर दोनों के सेम होगा अगर तो। नहीं नहीं, हम लोग उसमें वैसा रूल नहीं लगाएंगे, वो तभी 0 हो पाएगा। कुछ वैल्यूज तो हमेशा हमेशा मिलेगी ना यहाँ पर। मान लो मैग्नीट्यूड बराबर भी हो गए, तब भी क्या होगा, a-b 0 मिलेगा ना। ए का वैल्यू हाँ 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -1, सॉरी, जो कॉफिशियंट है, इसका कॉफिशियंट 1 हो गया, इसका कॉफिशियंट -1 हो गया। हाँ नहीं समझ पाए? हाँ। नहीं समझा तुम? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट तब लग रहा है जब दो वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन पैरेलल। हाँ जैसे आई जे पर ही तो लगाते थे तुम लोग ना, वहां फिजिक्स में स्टैंडर्ड था। डायरेक्ट हम्म स्टैंडर्ड क्या था कि देखो भाई, एक्स आई है प्लस वाई जे है, हम्म और ये इक्वल टू अगर तुमको 3i है प्लस 5j। हम्म तो देखो, आई जे कैसा नंबर है, आई एंड जे परपेंडिकुलर है, वहां तुमको बोलते थे सर लोग परपेंडिकुलर है, ओके। बोलते थे नहीं बोलते थे? हाँ और यदि परपेंडिकुलर है तो x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 5। लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, देखो परपेंडिकुलर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी भी हो अगर, समझे? सिर्फ हाँ। एक कंडीशन ना हो, एक सिचुएशन ना हो, वो कौन सा सिचुएशन, कि ए एंड बी नॉट, इफ ये नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल का मतलब क्या, ये ऐसे, ठीक है, इवन हम्म ये भी, इसको भी तो तुम पैरेलल ही कहोगे ना, कि नहीं कहोगे? पैरेलल तो है कि नहीं? हम्म। दोनों तो पैरेलल ही ना, लाइन तो एक ही जैसा है। हाँ दोनों में से कोई भी हो, इस कुछ लोग इसको एंटी पैरेलल भी बोलते हैं ना, तुम लोग एंटी पैरेलल हो सकता है बोलते हो इसको, यस। लेकिन ये भी है तो पैरेलल। एंटी क्या होता है, पैरेलल ही जब हो गया तो एंटी क्या होता हम्म है? दोनों को हम लोग पैरेलल ही मान के चलते, और इन दोनों केसेस में डायरेक्ट आप लिख पाओगे x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, नहीं कर नहीं कर पाओगे। हम्म इसके अलावा कोई भी केस हो, किसी भी एंगल पे हो, समझे? अगर हम्म। ये केस होता है ए एंड बी आर पैरेलल, तो ये नहीं होगा। अब कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल नहीं हैं, या एंटी पैरेलल जो बोलते हो नहीं है, तो x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 5 होगा। कब होगा? इफ a एंड b आर नॉन पैरेलल। अब बताइए, कोई दिक्कत है?
नो सर। अच्छे से समझ में आ गया नहीं ये पॉइंट? हाँ सर। क्वेश्चंस देखते हैं तुम्हारे लोगों के लिए, क्वेश्चन को ही चेक करें। तो एक बात समझना है, हम लोगों के लिए यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम लोग को यूनिट वेक्टर्स निकालना आप सीखेंगे। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड, फिर से आएंगे उस चीजों पर, बट हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर वो पहले सीख लें। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए कैप का, ए सर एक डिवाइडेड मिनट बाय, रुकोगे क्या? मेरे हाँ बोलो, पेन की रिफिल खत्म हो गई। एक मिनट सर। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। यस सर। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, तो ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने। तो मान लो कोई ए वेक्टर है तुम्हारा 5i, 5i कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बोलो तो? ये कैप क्या बनेगा? ये 5 वेक्टर by 1। डिवाइडेड बाय मॉड ए। हाँ, तो तो 1 मॉड ही ए क्या होगा। होना, मॉड ए क्या होगा बोलो तो? 5। मॉड ए 5, और ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो गया? आई कैप। तो ये तो आसान सा था। दूसरा क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया है 5i कैप प्लस 12j कैप, 12j कैप। अब हमें निकालना है फाइन ए कैप। तो ए कैप क्या होगा? इसके लिए क्या चाहिए हमें? मॉड ए चाहिए। निकालो मॉड ए, बताओ क्या होगा? सर 13। 13। तो नाउ ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 13। तो बताइए क्या आंसर होगा? सर 1। 1 कैसे? ए है तुम्हारा 5i कैप प्लस 12j कैप डिवाइडेड बाय 13, ये ना होगा? तो ए कैप हो गया 5/13 आई कैप प्लस 12/13 जे कैप। हाँ सर। समझे? हाँ, पर चलो सर एक यूनिट आप, वेक्टर तो हमेशा 1 ही होता है ना? इसका मैग्नीट्यूड न 1 होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखो तो क्या होता है? हाँ हाँ। ओके। मैग्नीट्यूड 1, ओके। इसका मैग्नीट्यूड 1 है। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए कैप इक्वल टू, इफ ए कैप इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वेयर, ये नहीं लिखते हैं यहाँ पर, वो और लिख दो।
तो जिसको लिख देते हैं ए एक्स और इसको ए। If a cap is axi plus ayj, where a vector is 3i cap plus 4j cap. Now find ax plus ay. ax plus ay क्या होगा ये? ओके सर। मतलब सर रूट मैग्नीट्यूड ना? पहले तो a cap निकालो, पहले क्या आता है बोलो। इसका a cap क्या होगा? a cap कैसे निकालो? मॉड ए निकालोगे पहले। मॉड ए कितना आएगा? 5। 5। ठीक है, अब a cap क्या हो जाएगा? a cap क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या होता है? a वेक्टर 3/5 i cap plus 4/5 j cap। 3/5 i cap plus 4/5 i j cap cap। प्लस 4/5 j। ओके सर, तो लेकिन फिर क्वेश्चन में क्या कह दिया? a cap क्या कह रहा है? ये कह रहा है a x i cap प्लस a y j cap अब बताओ a x 7/5 प्लस a y क्या हो? 7/5 देखो 7/5 सर। मॉड फिर से वही होगा, ऐसा नहीं है। मॉड आप चेक करोगे, मॉड ऑफ ए आई तो 1 ही आएगा। हाँ, नहीं ax plus ay की वजह 7/5 आएगी। हाँ, इस दोनों का सम 7/5 है। मॉड निकाल के देखो, फिर से बनाएगा, वो थोड़ी ना बदलेगा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड यूनिट वेक्टर along the vector A, that is your 3i cap plus 4j cap. Also find a vector of magnitude 15 in the direction of A. The direction of क्या करना है? मतलब सर ये दो सेपरेट क्वेश्चंस है क्या? दो क्वेश्चन हो गए। यस, पहला तो यूनिट वेक्टर निकालना है और दूसरा निकालना है ए वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन ऑफ E। तो सर पहले का 3/5 i cap plus 4/5 j cap। करेक्ट है। तो पहला तो तुमने यूनिट वेक्टर तो निकाल दिया। हाँ 3/5 आई कैप प्लस 4/5 j cap। अब तुम्हें निकालना है वेक्टर बी। ये तो करेक्ट। Vector p of magnitude 15 in the direction of a vector। मतलब सर स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा ना फिर? मतलब ऐसे ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखो देखो क्या है। हाँ ये वेक्टर तुम्हारा ए है, करेक्ट। हाँ ये वेक्टर ए है
अब तुम्हें कह रहा है क्या, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर निकालो जो बी है, हम्म ये है, हम्म पैरेलल है इसके, हम्म अभी ना हाँ मैग्नीट्यूड। ओके ओके सर, तो फिर ऐसे है क्या कुछ कि ऐड करना है क्या कुछ नंबर्स वेक्टर में, क्योंकि मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से 10 ज्यादा है ना। कैसे करोगे बोलो? तो फिर चलिए मैं बता पर दूं। सर ओके फाइंड द वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड, तो फिर सर बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i + 4j + 10, ऐसा क्या? नहीं नहीं, देखो, तुमको अगर क्वेश्चन पूछा जाता, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड n इन हम्म x डायरेक्शन, हम्म क्या आंसर बोलते? और 10i, एन आई क्यों बोले ये बताओ? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में आई क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में x डायरेक्शन का क्या है? यूनिट वेक्टर। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। समझ में आया? ये यस। तो फिर के लिए, ये तो तुम्हें पता है। उसी तरीके से यहाँ भी जो भी ए और बी जो है उसका यूनिट वेक्टर तो एक ही होगा ना, बदलेगा तो नहीं। यस यानी सर। इसके लिए भी देखो, इसके लिए भी यूनिट वेक्टर बोलोगे तो इतना सा ही होगा, छोटा सा ही होगा, और हाँ इसके लिए भी यूनिट वेक्टर छोटा सा ही होगा, दोनों तो हाँ बराबर ही रहेगा ना। हाँ समझ में आया? तो हाँ यूनिट वेक्टर तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। ए और बी का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? ए कैप जो है वही रहने वाला है। हाँ तो अब तुम्हें बी वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे? जो भी मैग्नीट्यूड है, जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू ए कैप, यहाँ पर 15 है तो 15 इंटू ए कैप। पर सर उसका मैग्नीट्यूड 15 है ना, हाँ और तो ए तुमने ए यूनिट से वेक्टर मल्टीप्लाई किया ना, ये क्या यूनिट है, हाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? 1। यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट है, यूनिट हाँ मैग्नीट्यूड। हाँ तो अब तो मैग्नीट्यूड बनेगा, क्या बनेगा? 15 ही तो 15। बनेगा। हाँ अब आंसर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जी का। ए कैप। तो हाँ फाइनल आंसर तो यही होगा ना फाइनल आंसर। हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से लिख ले, है ना, इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो तुम्हारा जो बी वेक्टर होगा, ये तो समझ में आ गया, बी वेक्टर क्या होगा? 15 इंटू ए कैप होगा, और बिकॉज ए कैप इज यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। जैसे यहाँ पर क्या वही चीज कर रहे हैं, तो अब अपना बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब थोड़ा मल्टीप्लाई तो कर ले, तो क्या होगा? 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप। यही तुम्हारा बी वेक्टर होगा। समझ में आया? यस सर। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 in the direction of
of A is I cap plus J। इस डायरेक्शन में तुम्हें बताना है, इसका मैग्नीट्यूड 20। तो सर फाइंड आउट क्या करना है एग्जैक्टली क्योंकि ए वेक्टर की वैल्यू हमें दी है ना, नहीं वही आई ना, कैप प्लस फाइंड जे द कैप। वेक्टर, वेक्टर बी कर लो। हर जगह लिखा नहीं रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। फाइंड द वेक्टर बी of magnitude 20 in the direction of A। ओके सर B vector will be equal to 20 into 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 J cap. So you can say B vector is 10 root 2 I cap plus, सही है ना, ये हुआ ना। Yes sir. तो अभी इतना ही रहने देते हैं। हाँ सर।